हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 36 होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों कथन से संबंधित है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है जो करा है कथन। कथन में करा हमारे विद्यालयों में धर्म पढ़ाना चाहिए। तो बोल रहा है दोस्तों, तर्क में बोल रहा है नहीं, हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है। यानी ये पहला तर्क बोला कि नहीं, हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है। दूसरा बोल रहा है दोस्तों तर्क, हाँ पढ़ाना चाहिए। हाँ का मतलब पढ़ाना चाहिए। धर्म सिखाने से बच्चों में नैतिक मूल्यों का क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। तो कह रहा है कि कथन जो हमारा बोल रहा है कि क्या हमारे विद्यालयों में धर्म, क्या दोस्तों धर्म पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या होगा आंसर, तो आपका हो जाएगा हाँ। तो हाँ का मतलब केवल पहला सही होगा, केवल दूसरा सही होगा कि दोनों सही होगा, ये भी तो बात समझना है। नहीं बोल रहा है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। यानी जो हमारा राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी प्रत्येक धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो क्या धर्म पढ़ाना चाहिए, तो दोस्तों हाँ धर्म पढ़ाना चाहिए, क्योंकि धर्म पढ़ाने से बच्चों में क्या होता है दोस्तों, नैतिक मूल्यों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, जब तक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा, विकास नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी इज द राइट आंसर। दो सही होगा, केवल दो सही। तो आपका हो जाएगा दो सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 है मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा CHSL को 24 लिख रहा है तो CGL को क्या लिखेगा। ठीक है, CHSL को क्या लिख रहा है दोस्तों, 24 लिख रहा है, तो CGL को क्या लिखेगा। पहले आपको ये समझना है कि CHSL को किस तरह से 24 लिखा है। दोस्तों CHSL के अल्फाबेट को बात करें तो C का दोस्तों अल्फाबेट क्या होता है, C का अल्फाबेट क्या होता है, 3 ही तो होता है, समझ रहे हैं। H का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, H का अल्फाबेट 8 होता है। उसी तरह से यस का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, तो यस का अल्फाबेट 19 होता है। और यल है तो यल का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, तो यल का अल्फाबेट 12 होता है। ठीक है, लेकिन इस सभी को मिलाकर दोस्तों क्या लिख रखी है, 24 लिखी है। तो किस तरह से रखी होगी ये भी तो समझना है। तो दोस्तों देखिए यस वाला में 2 डिजिट आया यानी 19 आया, तो 19 यानी उसके इकाई और दहाई का योग कर लेंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी एल का भी 2 डिजिट है, यानी एल का भी 2 डिजिट मिला, तो क्या हो जाएगा, एल का अल्फाबेट 12 होता है तो 2 डिजिट है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर भी दोस्तों 8 में 3 को प्लस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो सबको एक बार प्लस करके देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों सभी अल्फाबेट को जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सभी अल्फाबेट को जोड़ते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, 8 है, 8 3 11, 11 में दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो 14, 14 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 ही तो हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए दे रखी है। ठीक उसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे। जिस अल्फाबेट का डिजिट नंबर मिलेगा उसे हम इकाई दहाई के कॉन्सेप्ट से जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों सी का अल्फाबेट क्या होता है, सी का अल्फाबेट 3 होता है। जी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, तो जी का अल्फाबेट 7 होता है। समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से एल का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, तो एल का अल्फाबेट 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक डिजिट है तो 3 को 3 लिख देंगे, प्लस 7 है तो 7 एक डिजिट होता है तो प्लस लिख देंगे, प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों 2 डिजिट का मिला, एल का अल्फाबेट 12 होता है, 2 डिजिट का होता है तो इकाई और दहाई में जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 ही तो होगा। अब सबको दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। यानी आपका CGL को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 13 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरह से CHSL को 24 लिखा है, जिस तरह से दोस्तों CHSL को 24 लिखा है, ठीक उसी तरह से CGL को हमें क्या लिखना है, यही तो बात पूछ रहा है। तो दोस्तों सी का अल्फाबेट 3, एच का अल्फाबेट 8, एस का अल्फाबेट 19 और एल का अल्फाबेट 12। देखिए दोस्तों यस का अल्फाबेट 2 डिजिट में है, एल का अल्फाबेट 2 डिजिट में है, तो हम लोग उसे 1 डिजिट बनाएंगे, तो इकाई में दहाई जोड़ देंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। उसी तरह से दोस्तों इसमें क्या कर रहे हैं,
12 है, एल का अल्फाबेट 12 होता है, तो उसको इकाई और दहाई में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब सबको दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 + 8 + 10 + 3 + बराबर 24 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर दोस्तों 24 दे रखी है। ठीक उसी तरह से लॉजिक लागू करेंगे दोस्तों सीजीएल के साथ। तो सी का अल्फाबेट 3, जी का अल्फाबेट 7 और एल का अल्फाबेट क्या होता है, 12 होता है। समझ रहे हैं बात को। क्या करेंगे दोस्तों, एल का अल्फाबेट 12 2 डिजिट में होता है, तो इकाई और दहाई का जोड़ कर देंगे। तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 होगा दोस्तों, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 होता है। 10 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 13। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि घड़ी में 2:40 हो रहा है, यदि इसे जल के पास ले जाया जाए तो जल में क्या बचेगा। देखिए दोस्तों, जल के पास पूछ रहा है, ये क्या दर्पण के पास नहीं पूछ रहा है। जब भी दोस्तों दर्पण के पास पूछता तो हम क्या लगाते हैं, 1160 लगाते हैं। अर्थात 12 में से हम क्या करते हैं दोस्तों, है ना, प्रतिबिंब वाला को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, प्रतिबिंब का समय मिल जाता है। या अगर वास्तविक समय को घटा देंगे प्रतिबिंब का समय मिलेगा, अगर प्रतिबिंब का समय का घटा देंगे तो वास्तविक समय मिलेगा। यही तो होती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछ क्या रहा है, जल में पूछ रहा है, तो लिखेंगे क्या दोस्तों, कह रहा है कि जल के पास ले जाया जाता है, मतलब जल के पास ले जाता है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब का समय। क्या होगा दोस्तों, प्रतिबिंब का समय। ठीक है, तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा दोस्तों, तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो जब भी जल की बात होती है ना दोस्तों, तो 18:30 में से घटाते हैं। 18:30 माइनस क्या हो जाएगा, 2:40। समझ रहे बात को दोस्तों। अब करते क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2:40 हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2:40 हो रहा है ना, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 18:30 दे रखी है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मिनट घट रहे हैं, नहीं, तो इस वाले ये अपना 1 घंटा इसको दे देगा, तो देगा 1 घंटा, तो कितने हो जाएगा दोस्तों, 18 है तो 17 हो जाएगा। अब 1 घंटा बराबर क्या होता है, आपको पता होगा 1 घंटा बराबर कितने मिनट, तो 60 मिनट तो होते हैं। इसका मतलब 1 घंटा उसको दिया, जिसका मतलब कितना दिया दोस्तों, 60 मिनट न दिया होगा। 60 मिनट न देगा तो 60 मिनट 30 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा, माइनस 2:40। अब तो घट जाएगा दोस्तों, 90 में से क्या करेंगे दोस्तों, हम घटा लेंगे। 90 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 50 ही तो बचेगा। समझ रहे बात को, 50 मिनट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर 17 है, क्या है, 17 है, तो 17 में से हम क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। समझ रहे बात को। और 15 का मतलब दोस्तों क्या, सामान्य घड़ी में 15 का मतलब क्या होगा, 15 बजने का मतलब क्या होता है, 3 ही तो बजने का मतलब होता है। समझ रहे, क्योंकि साधारण घड़ी में दोस्तों 12 ही तक दिया होता है अंक। जैसे यहाँ पर देखिए 12 के बाद क्या आता है, 1 2 और 2 के बाद क्या दोस्तों आता है, 3 आता है। समझ रहे बात को। तो 12 1 13, 13 के 14, 14 के बाद 15। समझ रहे बात को। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 15 दे रखी है और 15 50, तो ऑप्शन आप देखिए 15 50 तो दिया नहीं है, तो आप ट्रिक तो कर सकते हैं नहीं दोस्तों। तो आप सोचिएगा दूसरा लॉजिक, तो 15 को क्या आप लिख सकते हैं, तो 3 ही तो लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 50 को ढूंढेंगे, तो 3 50 कौन सा है दोस्तों, ए आंसर हो जाएगा आपका। 3 50 में ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा जरूर लाइक करिएगा अपने भाई के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर वाट दिया, इसका मान पूछ रहा है कि ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तीनों संख्याओं के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन लागू किया है, तभी तो यहाँ पर 30 लिखे रखी है। समझ रहे बात को। ठीक उसी तरह से इसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन लागू है, तभी तो यहाँ पर दोस्तों 42 लिख रखी है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि इस संख्याओं में क्या रिलेशन होगा, कि यहाँ पर वाट का मान क्या संभव हो सकता है। तो देखिए दोस्तों अब करते क्या है, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो 8 3 की 24, जबकि हमको लाना क्या है 30। यानी इधर से हम जोड़ कर किए तो नहीं आया, तो एक बार इधर से देख लेते हैं दोस्तों। 3 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 30 मिल जाएगा ना। इसका मतलब है कि ये दोनों का गुणा, ये दोनों का योग कर देंगे, 2 + 3 कर लेंगे, 2 + 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब 5 में इस वाले 6 से गुणा कर देंगे, तो इस वाले 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 के क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 ही तो होगा, जबकि यहाँ पर देखिए दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों ये में 6 में 8 को जोड़ लेंगे, 8 में 6 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 8 में +6
जोड़े 6 14 हो जाता है दोस्तों। 8 में 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 से कितना होता है दोस्तों 14। 14 में क्या करेंगे, हम 3 को गुणा कर देंगे, तो 14 3 क्या हो जाएगा 42 तो होगा, समझ रहे, जबकि यहाँ पर दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी लॉजिक लागू करेंगे। 7 में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 10 मिलेगा। अब 10 में क्या करना है दोस्तों, 10 में इस वाले 5 का गुणा कर देंगे, तो 10 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 5 50 मिला। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि उसका भी क्लास मिस न हो। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 5, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों कह रहा है कि 75 का संबंध 30 के साथ वही है जो 98 का संबंध वाट के साथ होगा। ठीक है, यानी जिस तरह से 75 को 30 लिखा है, ठीक उसी लॉजिक के आधार पर 98 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों 75 में ध्यान समझिएगा दोस्तों, 75 के इकाई क्या होता है, 5 होता है, और उसका दहाई क्या होता है दोस्तों, 7 होता है, और 30 लाना है हमें, ये भी तो सोचना है। तो करते क्या है दोस्तों, उसके दहाई में अगर हम 1 माइनस कर लें, इसके दहाई में यानी 7 में 1 माइनस कर लें, और उसके इकाई और दहाई का दोस्तों क्या करें, गुणा कर दें, तो हमें 30 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6, और 6 में 5 का दोस्तों क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या मिलेगा 6 5 30 हो जाएगा। जबकि देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखी है, वही लॉजिक के आधार पर, ठीक उसी लॉजिक के आधार पर दोस्तों 98 का साथ लागू करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों 98 के साथ, तो लिखेंगे 98, 98 का इकाई क्या होता है दोस्तों 8 होता है, और उसका दहाई 9 होता है। तो दहाई में हम 1 माइनस किए हैं यहाँ पर ना, उसी तरह से दहाई में 1 यहाँ पर भी माइनस कर लेंगे, और गुणे दोस्तों क्या करेंगे, इकाई कर लेंगे। दहाई में 1 माइनस किए तो क्या होगा, 8 ही तो होगा, गुणे 8 हो जाएगा। 8 8 में गुणा करेंगे तो क्या मिलता है दोस्तों 64 ही तो मिलता है, यानी 8 8 64, यानी 98 का संबंध वाट के साथ क्या होगा दोस्तों, तो 64 के होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर 64। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि जिस तरह से दोस्तों 75 को 30 लिखा है, उसी तरह से आप 98 को क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों 75 को 30 कैसे लिखा है, तो किया क्या दोस्तों, अपने दहाई में 1 माइनस कर लेंगे, यानी अपने दहाई में क्या है, दहाई क्या है 7 है, तो 7 में 1 माइनस कर लेंगे, और इकाई के साथ गुणा कर दिया है। तो दोस्तों 7 में 1 माइनस किए तो क्या मिला 6 तो मिला, 6 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, जैसे 6 5 30 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दे रखी है। वही लॉजिक लागू करेंगे दोस्तों। 98 का इकाई क्या है 8 है, दहाई क्या है दोस्तों 9, तो 9 में 1 घटा लेंगे, यानी दहाई में 1 घटाएंगे, तो 9 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा 8 होगा, और इकाई में क्या दोस्तों पहले से ऑलरेडी 8 दे रखी थी, तो 8 में 8 का गुणा कर दी तो क्या मिला 64 मिला। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 6 करा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंग दिया जाए तो इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सवाल नंबर पहला बोल रहा है, जिसका कोई सतह लाल नहीं हो वैसे घनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों सतह लाल वाली घनों की संख्या के लिए अलग से फॉर्मूला होते हैं, और सतह लाल नहीं होने वाले के लिए भी अलग से फॉर्मूला होते हैं। तो पहले आपको दोस्तों 4 सेंटीमीटर दिया है, बड़े घन की भुजा कितने दे रखी है, तो बड़े घन की जो भुजा है कितनी है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितना है दोस्तों, यानी छोटा घन कितना है दोस्तों, तो छोटा घन को 1 सेंटीमीटर में, यानी n का मान क्या निकलेगा दोस्तों, तो 4/1 कर लेंगे तो 4 ही तो मिलेगा। समझ लें बात को, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, जिसका कोई सतह लाल नहीं हो वैसे घनों की संख्या ज्ञात करनी है। जिसका कोई सतह लाल नहीं होने के लिए दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है n-2 का क्यू होता है। क्लियर। यानी जिसका कोई सतह लाल नहीं हो वैसे घनों के लिए n माइनस क्या करते हैं दोस्तों 2 का क्यू कर लेते हैं। तो n का मान क्या मिला हमें 4 मिला, तो 4 - 2 का क्यू कर लेंगे। अब 4 में 2 घटा लेंगे तो क्या मिलेगा 2 ही तो मिलेगा, और 2 का क्यू कर लेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के दोस्तों क्या होता है 8 ही तो होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर 8। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कर है दोस्तों कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन
को लाल रंग से रंग दिया जाए तो उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करना है। तो सवाल नंबर 1 में बोल रहा है जिसका कोई सतह लाल नहीं हो वैसे घनों की संख्या बताना है। तो उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। तो n का मान पता चला, यहाँ से दोस्तों क्या मिला, 4 ही तो मिला। तो 4 में क्या करेंगे, 4 - 2 का क्यूब कर लेंगे। 4 में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर 8। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझते होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 7वां प्रश्न डायरेक्शन का है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा मोहन 20 मीटर पश्चिम ओर चल जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। ये बात पूछ रहा है दोस्तों कि किस दिशा की ओर उसका मुख है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के लॉजिक वाला सवाल आता है ना, तो पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। दोस्तों डायरेक्शन अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से इस सवाल को कर सकते हैं। तो ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। देखिए दोस्तों डायरेक्शन में ध्यान समझिएगा। देखिए दोस्तों इधर जो होता है वो क्या होता है, पूरब होता है। नीचे जो होता है तो उससे क्या बोलते हैं दोस्तों, दक्षिण बोलते हैं। ऊपर जो होगा उसे क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। और इधर क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। समझ रहे बात को। पहले दोस्तों 20 मीटर पश्चिम की ओर, 20 मीटर कराएगी पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। तो दोस्तों पहले कितना चल रहा है, 20 मीटर किधर की ओर दोस्तों, पश्चिम की ओर ना। तो क्या करेंगे आप 20 मीटर पश्चिम की ओर बनाएंगे। तो देखिए पश्चिम हो गया कितना दोस्तों, 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। और किन कर रहा है दोस्तों, 30 मीटर चला किधर, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला दाएं। जब दोस्तों कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है तो उसका दाएं किधर होगा, उसका दाएं हमेशा दोस्तों उत्तर की ओर होगा, यानी ऊपर होगा। तो दोस्तों ध्यान से याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है और दाएं की बात करता है, इसका मतलब है कि वह पूरब चलता है। किधर चलता है, पूरब चलता है। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। तो फिर बोल क्या रहा है दोस्तों कि दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। इसका मतलब दाएं का मतलब दोस्तों किधर मुड़ा, ऊपर की ओर मुड़ा। किधर मुड़ा, ऊपर की ओर। और कितना मीटर चला दोस्तों, 30 मीटर चला। समझ रहे बात को, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, इसका मतलब उत्तर की ओर चला। क्लियर है। फिर बोल रहा है फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर चलता है, कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर चलता है, अगर कहता है कि बाएं मुड़ा, तो इसका मतलब किधर मुड़ रहा है दोस्तों, इसका मतलब है कि उत्तर की ओर चल रहा है, वो बाएं मुड़ने को बात करता है। इसका मतलब वो पूरब चल रहा है। किधर चल रहा है दोस्तों, पूरब। ये इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा इधर की ओर मुड़ेगा, यानी बाएं बोल रहा है कि यहाँ पर फिर दाएं मुड़ गया। किधर मुड़ गया दोस्तों, पुनः दाएं मुड़ा। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है और कहता है कि दाएं मुड़ा, इसका मतलब किधर होता है दोस्तों, पूरब होता है। इतना जरूर याद रखिएगा। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है और कहता है कि दाएं मुड़ा, इसका मतलब है कि वो पूरब जाता है। क्लियर है। इसका मतलब कितना चल रहा है दोस्तों, 20 मीटर बोला है ना, तो 20 मीटर लिख लेंगे। क्लियर है। तो फिर पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुख किए है। तो दोस्तों ये कौन सा दिशा है, पूरब है। यानी इधर कौन सा दिशा होता है, पूरब ही तो होता है। तो आपका मुख उसका किधर की ओर है दोस्तों, पूरब का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, पूरब। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों कह रहा है पश्चिम की ओर जाए, दाएं मुड़ा और फिर 30 मीटर चला। इसका मतलब जब कोई पश्चिम की ओर दोस्तों चलता है और फिर कहता है कि दाएं मुड़ा, इसका मतलब है कि वह उत्तर चलता है। इतना जरूर याद रखिएगा। क्लियर है। अभी बोल रहा है कि 20 मीटर चला किधर दोस्तों, फिर दाएं चला, अपने पुनः दाएं चला, दाएं अपने चला। जब वो दोस्तों उत्तर की ओर जा रहा है और कह रहा है कोई दाएं चला, इसका मतलब किधर मुड़ रहा है, पूरब की ओर मुड़ रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर पूरब चला। तो आपका आंसर हो गया 20 मीटर पूरब, यानी पूरब की ओर। आपका डायरेक्शन पूछ रहा है दोस्तों, परिवार तो पूछ नहीं रहा है, तो डायरेक्शन हो जाएगा आपका पूरब दिशा की ओर। सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दोस्तों 10 है, 100 है, यहां पर 200, यहां पर 310 है। ठीक है। यानी 10 में क्या किया है दोस्तों, 10 को क्या किया कि 100 आ गया। अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा, जबकि यहाँ पर तो 200 दिया है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेगा तो 100 होगा, और 100 का स्क्वायर करेगा तो क्या होगा दोस्तों, 10,000 तो होगा, जबकि यहाँ पर क्या दे रखी है, 200 दे रखी है। तो दोस्तों दूसरा लॉजिक सोचेंगे हम, करें क्या दोस्तों, अगर 10 में हम 90 प्लस कर ले, 90 अगर हम प्लस कर लें तो क्या मिलेगा, 100 मिल जाएगा, यानी अगला संख्या मिल गया। उसी तरह से दोस्तों अगर हम ध्यान दें
100 में हम कितना जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा, तो 100 में दोस्तों कितना जोड़ेंगे कि 200 मिलेगा, तो 100 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 200। समझ रहे हैं, 100 वाले में अगर 100 जोड़ दें तो 200 मिल जाएगा, अगला संख्या मिल जाएगा। इसका मतलब पहले 90 जोड़े, दूसरा बार क्या जोड़े दोस्तों, 100 जोड़े, यानी 90 के बाद 10 जोड़ दिए तो 10 जोड़े तो 100 मिला, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 होगा, यानी 200 में 100 अगर हम 10 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 310 मिल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, उसी तरह से सेम लॉजिक लागू करेंगे। 310 में दोस्तों क्या करेंगे, अब प्लस 120 कर लेंगे, यहां पर 90, यहां पर 100, यहां पर 110, यहां पर 120, तो हो जाएगा, यानी वाट बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 310 प्लस 120 लिखेंगे। यानी इस वाट के जगह पर दोस्तों ये 310 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, एक जोड़ेंगे तो 3, और 3 में एक जोड़ देंगे तो 4, यानी क्या मिला दोस्तों, 430 मिला। तो वाट के जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 430, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, 430। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।